नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान और जो भाग एक है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। भाग एक में क्या है तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में कौन कौन सी बातें कही गई उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग राज्य पुनर्गठन कैसे हुआ था हमारे देश में वो भी जानेंगे, जिसमें कुछ समितियां एवं आयोग बने थे। कौन कौन, एक पहले पढ़ेंगे हम लोग धर समिति के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे जेवीपी समिति के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों फजल अली आयोग के बारे में। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको विस्तृत रूप से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भाग एक के बारे में, संविधान का भाग एक के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का जो भाग एक है उसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें उल्लेख किया गया है भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आपको हम बता दें दोस्तों कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, जो आपका अनुसूची 1 बोले या अनुच्छेद 1 बोले, उसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो हम लोग भाग एक के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में उल्लेख किया गया है भाग एक का, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले भाग एक, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब भारत को दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा संघ, यहाँ पर आप एक संघ सुनने के लिए आपको मिलेगा, एक आपको संघीय सुनने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो संघ और संघीय में दोस्तों अंतर है। भारत क्या है तो राज्यों का संघ है, मतलब यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। वही संघीय व्यवस्था के बारे में बात करें तो जो अमेरिका आप देख रहे हैं वहाँ पर जो राज्य हैं वो क्या है, वो संघीय रूप से क्या है, अमेरिका में जुड़े हुए हैं दोस्तों। मतलब कि वहाँ पर जो 50 राज्य हैं अमेरिका में, अभी वर्तमान समय में बात करें तो अमेरिका में क्या है 50 राज्य हैं। तो अमेरिका क्या है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो क्या है, वो संघीय है दोस्तों। मतलब कि संघ और संघीय में आप सिंपल समझिए कि अगर कोई भारत का राज्य चाहता है कि हम भारत से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना सके तो ये संभव नहीं है दोस्तों। और वही अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में अगर कोई 50 राज्यों में से कोई राज्य चाहे कि हम क्या करें, अमेरिका से अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र देश बना ले, तो वो संभव है दोस्तों, वो बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे भारत के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जो हमारा भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है दोस्तों। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये आप याद रखिएगा। ये हमारे देश के बारे में कहा जाता है दोस्तों, विनाशी राज्यों का अविनाशी क्या है, संघ है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं भारत और इंडिया, यही हमारे संविधान में हमारे देश का दो नाम का उल्लेख किया गया दोस्तों, भारत और इंडिया के बारे में। तो भारत जो है वो देश के नाम के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों, और यहाँ पर जो संघ देख रहे हैं वो शासन प्रणाली के बारे में, मतलब कि हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी है। तो ये आप समझ गए अनुच्छेद 1। आगे आते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 2 आपका है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में। वैसे क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित नहीं है, मतलब जो बाहरी क्षेत्र है, उनका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया दोस्तों। मतलब कि जैसे आप सिक्किम के बारे में जानते हैं, सिक्किम क्या था, हमारे भारतीय क्षेत्र से बाहर था, मतलब ये एक स्वतंत्र देश के रूप में था दोस्तों। मतलब कि आज़ादी के बाद भी क्या था, सिक्किम एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना शासन प्रशासन व्यवस्था को चला रहा था दोस्तों। किंतु जब 36वां संविधान संशोधन होता है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में क्या किया गया, सिक्किम को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया दोस्तों। कौन सा राज्य बना सिक्किम, तो 22वें राज्य के रूप में हमारे भारतीय संघ में क्या हो गया था, ये शामिल हो गया था दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन, 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। तो अनुच्छेद 2 याद रखिएगा क्या है, बाहरी क्षेत्र जो भारत के पड़ोसी क्षेत्र हो, पड़ोसी देश के क्षेत्र हो या कोई भी हो, अगर वो चाह रहा है कि क्या भारत में शामिल हो जाए तो वो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 है दोस्तों। अब आइए अनुच्छेद 3 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है, तो अनुच्छेद 3 में दोस्तों कहा गया है कि जो भारतीय क्षेत्र है, मतलब जो भारतीय राज्य है, उन राज्यों के निर्माण के बारे में, उन राज्यों के नाम के परिवर्तन के बारे में, और जो राज्य है उनके क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। मतलब मान लीजिए कि कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए बिहार ही मान लेते हैं, यूपी मान लेते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि क्या करें, अपने नाम का परिवर्तन करें, या यूपी से क्या करें कोई और राज्य का निर्माण करें, या उनकी क्षेत्र सीमा को क्या करें हम विस्तारित करें या कम करें, मतलब कि क्षेत्र की सीमा को घटाना बढ़ाना, इसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये सब काम कौन करता है, तो ये सब काम दोस्तों संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है दोस्तों।
वही जो हम आगे आएंगे अनुच्छेद 4 में, तो वही उसी का बारे में बताएगा दोस्तों। आगे आता है अनुच्छेद 4, ये आप समझ गए। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 कहता है जो अनुच्छेद 2 में कहा गया था, जो बाहरी क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 3 में जो कहा गया था राज्य के सीमाएं परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण के बारे में, तो ये अनुच्छेद जो आपका 2-3 है, उसके अनुसार नए राज्य का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किसमें उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 4 में किया गया दोस्तों। ये सब काम कौन करता है दोस्तों? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। इसके लिए दोस्तों क्या है? साधारण बहुमत से क्या होता है? इसका विधेयक पारित होता है दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा, जो संशोधन होता है आपका पहला अनुसूची में, ये पहला जो भाग है, तो इसमें अनुच्छेद जो 368 है, इसके द्वारा संशोधन नहीं माना जाता है दोस्तों। इसके द्वारा संशोधन नहीं होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो भी राज्य के, नए राज्य के निर्माण में या नए राज्य के सीमा के परिवर्तन के बारे में कुछ भी हो, तो उसके विधेयक जो भी आते हैं, तो उससे पहले क्या होता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने के बाद ही क्या होता है? उसको संसद में ये रखा जाता है दोस्तों। ये साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? नए राज्यों के गठन के बारे में विधानमंडल में भी क्या करते हैं? विचार विमर्श के लिए भेजते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विधानमंडल जो भी बात राष्ट्रपति के समक्ष रखे तो राष्ट्रपति क्या है, जरूरी नहीं कि वो मान ही ले। जरूरी ये नहीं है, क्या कर सकते हैं? वो मान ले दोस्तों। बस ऐसे ही औपचारिकता के लिए क्या करते हैं? विधानमंडल में उस प्रस्ताव को रखते हैं दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 4 समझ गए। अनुच्छेद 1 में बता दिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में अनुच्छेद 1 में भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया दोस्तों। अनुच्छेद 2 समझ गए, बाहरी क्षेत्र के बारे में बता दिए, जैसे सिक्किम देख लिए आप। 36वां संविधान संशोधन 1975 अनुभाग है। अनुच्छेद 3 समझ गए, जिसमें राज्यों के नाम में परिवर्तन के बारे में, सीमा परिवर्तन के बारे में, नए राज्य के निर्माण के बारे में। अनुच्छेद 4 जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो बातें कही गई है, उसके लिए दोस्तों यह व्यवस्था की गई है। अब आते हैं हम दोस्तों राज्यों के गठन के बारे में, कैसे कैसे हमारे भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी हमारे देश में। एक थी देसी रियासत जो कुल 565 थी, और दूसरा थी ब्रिटिश प्रांत। बाद में हम जब आज़ाद होते हैं तो भारतीय प्रांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आप जो 565 देख रहे हैं, तो इसमें से 552 जो रियासत थे वो भारत में थे दोस्तों, और 13 जो रियासत थे वो किस में थे? पाकिस्तान में। याद रखिएगा, 565 कुल रियासत थे, जिसमें 552 हमारे भारत में थे और 13 पाकिस्तान में थे दोस्तों। तो ये जो भारतीय रियासत को भारतीय संघ में विलय करने का जो काम किया, वो काम किसने किया? तो ये काम सरदार पटेल जी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये जितने भी आप देसी रियासत देख रहे हैं, उसको भारत में मिलाने का काम किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया दोस्तों। इसीलिए सरदार पटेल को उपाधि दिया गया था आयरन मैन का, लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि वो बहुत बड़े काम कर दिए थे दोस्तों। जो 565 देख रहे थे, 552 रियासत अगर भारत की बात करें, तो इसमें से आपको 549 रियासत तो क्या कर दिए थे? भारत संघ में मिला लिए थे। लेकिन 3 ऐसे रियासत थे जो भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते थे दोस्तों, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय ही क्या हुआ था? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 आया था, तो उसमें कह दिया गया था क्या? कि भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनेंगे। और देशी रियासत के बारे में कहा गया था दोस्तों कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो इंडिया में मिल जाए, मतलब भारत में मिल जाए। वो चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, चाहे तो वो खुद पर क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकते हैं। तो कुछ रियासत ऐसे थे जो अपने स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते थे दोस्तों, तो वो देखते हैं उनके बारे में। ये जो देखें आप, देशी रियासतों को विलय कराने का काम कौन किए थे? सरदार पटेल जी किए थे, इसलिए इनको आयरन मैन कहा जाता है। इनके गुट में एक और आदमी थे जिनका नाम है बीपी मेनन। इनका नाम याद रखिएगा, बीपी मेनन। ये भी क्या थे? सहयोगी थे सरदार पटेल जी के। अब बता दिए थे हम कि 552 रियासत थे भारत में, जिसमें से 549 क्या हो गए थे? भारत में मिल गए थे। लेकिन कितने नहीं मिले थे? 3 रियासत कौन कौन थे उनमें? तो उनमें 3 रियासतों की बात करें हम दोस्तों, तो पहला था आपका जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे दोस्तों, हम बताते हैं, वहाँ पर देसी रियासत राजतंत्र था वहाँ पर। तो उस समय वहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रूप से एक देश के रूप में उभारना चाहते थे। तो पटेल जी ने क्या किया? वहाँ अपना अपना प्रस्ताव रखा, विलय पत्र उनके समक्ष रखा, किंतु उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। किंतु जब ये बात किनको पता चला? पाकिस्तान को पता चला। तो पाकिस्तान को लगा कि ये तो भारत में नहीं मिलना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इस पर अपना दबाव बना करके जम्मू कश्मीर को अपने
पाकिस्तान क्षेत्र में मिला लें। इसलिए क्या किया गया, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने घुसपैठ कर दिया। क्या मतलब कर दिया, मतलब उस पर अपना घुसपैठ कर दिया, मतलब उस पर आक्रमण कर दिया अपने अधिकार में लाने के लिए। तो जब दोस्तों आक्रमण कर दिया तो राजा हरि सिंह सहयोग के लिए किसके पास आए, भारत के पास आए। भारत के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले और ये बात विचार किए कि हमारी मदद कीजिए। तो क्या किए, नेहरू जी वहाँ पर अपना प्रस्ताव रखें कि आप क्या कीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिल जाइए। तो राजा हरि सिंह क्या किए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हस्ताक्षर होता है दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 को होता है। उसके बाद भारतीय सेना क्या करती है, जम्मू कश्मीर में जाती है और पाकिस्तानी सेना क्या करती है, वहाँ से खदेड़ देती है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हो जाता है दोस्तों। आगे आते हैं, अगला जो आपका है जो नहीं मिलना चाहता था, जूनागढ़। कौन, जूनागढ़। ये जूनागढ़ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, गुजरात का एक रियासत था दोस्तों। ये गुजरात का रियासत था। यह पाकिस्तान में जाना चाहता था, ये पाकिस्तान, इसका मन क्या था कि हम पाकिस्तान में मिले, किंतु यहाँ की जनता नहीं चाहती थी क्या करें कि पाकिस्तान जाए। तो यहाँ जनमत संग्रह हुआ दोस्तों। जनमत संग्रह हो जाने के बाद वहाँ की अधिकांश जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, इसलिए यहाँ जनमत संग्रह के आधार पर क्या हुआ था, इसका विलय भारत में कर दिया गया। तो जूनागढ़ भी क्या हो गया, भारत में शामिल हो गया दोस्तों। आगे आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद जो आप हैदराबाद देख रहे हैं, हैदराबाद का वहाँ पर जो शासन व्यवस्था चलाता था, वहाँ के जो राजा होते थे उनको निजाम कहते थे दोस्तों। तो निजाम भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ये भी पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद के अधिकांश जो लोग थे वहाँ मुस्लिम थे। तो निजाम चाहता था कि हम क्या करें, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। किंतु वहाँ की जनता जो थी भारत के साथ रहना चाहती थी, वहाँ पर भारत के साथ। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, वहाँ पर ऐसा स्थिति आ गया, मतलब ऐसा दंगा फसाद होने लग गया, क्योंकि वहाँ हो गया कि भारत सरकार को अपनी सेना भेजनी पड़ी, कहाँ, हैदराबाद में। और वहाँ पर एक चला दोस्तों ऑपरेशन, जिसका ऑपरेशन पोलो नाम रखा गया। ऑपरेशन पोलो के आधार पर ही क्या किया गया था, हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था दोस्तों। तो इस तरह से आप तीनों देख लिए। 549 रियासत शामिल हो जाने के बाद 3 रियासत कैसे कैसे, जम्मू कश्मीर के बारे में जान गए, जूनागढ़ के बारे में जान गए और हैदराबाद के बारे में जान गए। कभी कभी पूछता है कि जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल हुआ था, जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर शामिल हुआ था और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के आधार पर भारत में इसका विलय हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे आते हैं हम लोग। अब क्या हुआ था, जब इनका विलय हो जाता है दोस्तों, भारत में क्या होगा, सभी देशी रियासत का विलय हो जाता है। अब क्या है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन करना है। तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं, इसके लिए क्या हुआ, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई जिसका नाम क्या था, धर समिति। इसके धर की अध्यक्षता में 1949 में क्या हुआ था, एक समिति बना था जिसका नाम था एसके धर समिति का गठन हुआ दोस्तों। ये एसके धर कौन थे, तो इलाहाबाद के रिटायर्ड जज थे दोस्तों। इलाहाबाद के क्या थे, ये रिटायर्ड जज थे। इनके अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इनका काम क्या था दोस्तों, तो इनका काम था कि क्या करना है आपको, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है कि नहीं ये देखना था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है कि नहीं ये देखना था। तो धर समिति क्या की, इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना भारत में सही नहीं है। तो कैसे करना चाहिए भैया, तो इन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या कीजिए, राज्यों का गठन कीजिए। इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन का समर्थन किया दोस्तों। अब इनकी जांच के लिए क्या होता है, आगे जांचने के लिए एक समिति और बनती है, जिसमें क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग, जिसमें JVP, मतलब कि जे से हो गया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, V से हो गए वल्लभ भाई पटेल और P से हो गए पट्टाभी तरमैया। ये तीनों का गुट एक क्या करता है, एक समिति बनता है इन्हों के तीनों की सहयोग से, जिसे JVP समिति के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या था, जो धर समिति बताई क्या वो बात सही है कि नहीं, उनको जांचना था दोस्तों। तो इसने भी क्या किया, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हाँ ये सही है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। अब क्या हुआ दोस्तों, जब ये बात आ गया तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो तेलुगु भाषी लोग थे आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर क्या हुआ, पोटली श्री रामल्लू की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, वहाँ पर हो गया दोस्तों आंदोलन। मतलब इन्होंने कहा क्या कि हमको आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर क्या करना, राज्य का गठन करना है। आइए बैठ गए किस पर, आमरण अनशन पर। ये बैठ गए आमरण अनशन पर। लगभग दोस्तों कहीं कहीं आपको कोई कोई किताब में लिखा रहता है 56 दिन,
या कहीं कहीं लिखा था 58 दिन, तो दोनों याद रखिएगा। तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद दोस्तों क्या होता है, रामल्लू जी की मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। अब क्या होती है, अब सरकार भी क्या होती है, मजबूर हो जाती है। अंततः क्या होती है, सरकार इनके मृत्यु के 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर क्या करती है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करती है। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करती है। मतलब भारत में भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है दोस्तों, जो 1 अक्टूबर 1953 को बनता है। उस समय इसकी राजधानी रहती थी दोस्तों कर्नूल उस समय इसकी राजधानी रहती है दोस्तों। अब क्या हुआ, अब भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हो गया, तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए क्या हुआ दोस्तों, एक बना आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन हुआ दोस्तों कब, 1953 में। किस आधार पर बना, तो भाषा के आधार पर बना दोस्तों, याद रखिएगा कब बना, भाषा के आधार पर। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग देख रहे हैं 1953 में इसका गठन हो गया, किसकी अध्यक्षता पर, तो फजल अली की अध्यक्षता पर। ये न्यायमूर्ति भी क्या थे, ये भी जज थे, न्यायमूर्ति फजल अली का नाम है। इनकी समिति में क्या हुए थे, ये अध्यक्ष थे, इनके सदस्य के रूप में 2 व्यक्ति और थे, पंडित हृदयनाथ कुंजड़ू और के.एम. पन्नीकर। ये इनकी 3 सदस्यीय एक क्या थी, समिति थी। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया, आयोग का गठन कर दिया। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग देख रहे हैं, ये क्या बन गया, अधिनियम बन गया कब, 1956 में। ये अधिनियम के रूप में कब उभरा, तो 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया दोस्तों। अभी क्या हुआ, इसी आधार पर क्या हुआ, भारत में अब भाषा के आधार पर क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन होगा। इसी आधार पर उस समय 14 राज्यों का गठन किया गया दोस्तों, 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेश बने दोस्तों। 1956 में ही राज्य पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के फलस्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेश का क्या हुआ दोस्तों, गठन हुआ। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य बने, वो भी हम लोग देख लेते हैं, कैसे कैसे भाषा के आधार पर बना, वो भी हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों। तो पहला जो देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में बता दिए, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों। दूसरा क्या होता है, ये दोनों में क्या हो गया था दोस्तों, यहाँ भी हो गया था, विरोध होने लगा था महाराष्ट्र में, जिसे हम इसको पहले क्या बोलते थे, बम्बई बोलते थे। इसे क्या बोलते थे दोस्तों, बम्बई। तो यहाँ पर क्या थे, 2 भाषी लोग थे, मतलब बम्बई में गुजराती बोलने वाले, मतलब कि गुजराती बोलने वाले भी थे और मराठी बोलने वाले दोस्तों। गुजराती मतलब जो बम्बई का उत्तरी भाग था वहाँ के लोग गुजराती बोलते थे, और जो आपके दक्षिण बम्बई का जो भाग वह मराठी बोलते थे। तो क्या हुआ, गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात बन गया और मराठी भाषाओं के लिए दोस्तों महाराष्ट्र बन गया। कब बना, तो ये आपका मई 1960 में बना दोस्तों। आगे आते हैं आपका क्या, नागालैंड का गठन होता है दोस्तों 1963 में। ये असम से कटकर बनता है नागालैंड, 1963 में आपका बनता है। हरियाणा का गठन होता है दोस्तों, यहाँ भी हिंदी भाषी लोग थे, पंजाब से अलग होकर के ये बनता है 1 नवंबर 1966 को बनता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का गठन होता है दोस्तों 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को क्या होता है, हिमाचल प्रदेश बनता है। आप देख रहे हैं उसके बाद मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों का गठन क्या होता है, 1972 में होता है दोस्तों। सिक्किम बता दिए 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में शामिल होता है भारत में। मिजोरम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश और गोवा हो गया कब, 1987 में हो गया, कब, 1987। उसके बाद ये याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये बनता है दोस्तों 2000 में। कब बनता है आपका ये, 2000 में बनता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कैसे इसको, ऐसे बोलिएगा छत्तीस उत्तर झाड़, मतलब कि कभी कभी इसका डेट भी पूछ जाता है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 8 नवंबर, दोनों तीनों बना है क्या, 2000 में बना है। और जो तेलंगाना बना है दोस्तों वो 2 जून 2014 में बना है दोस्तों। यही आपका भारत का 29वां राज्य था। अभी तो आपका 28 राज्यों के जम्मू कश्मीर को 2019 में क्या किया गया था, राज्य का दर्जा खत्म करके 370 को खत्म करके उसको 2 केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। कौन कौन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसको और देख लेते हैं विस्तृत, कैसे इसको याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा 1953, महाराष्ट्र गुजरात 1960 याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना ये नागालैंड याद रखिएगा 1963, हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, फिर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 72, सिक्किम 75, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, ये आपका 87 हो गया, छत्तीस उत्तर झाड़ 2000 हो गया और तेलंगाना 2014 हो गया। इसको 2 बार 3 बार से पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम बात कर रहे थे दोस्तों किस, जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिए थे कि पहले क्या था 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे। कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। अब 29 राज्य में क्या था, इसमें जम्मू कश्मीर नाम का भी एक राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर नाम का भी राज्य था। अब क्या होता है, जम्मू कश्मीर को 2019 की बात कर रहे हैं,
19 में क्या किया जाता है, इसको राज्य का दर्जा जो दिया था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा मिला था उसको ख़त्म करके इसको क्या कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन से 2 भाग में, तो इसको 2 भाग में बांट करके एक बना देता है, जम्मू कश्मीर तो रहता ही है, एक जम्मू कश्मीर आपका रहेगा ही रहेगा जम्मू कश्मीर, और दूसरा तो क्या, लद्दाख, क्या आपका लद्दाख। ये दोनों को क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर को 2 भाग में अलग करके इसको बना दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। कब, ये अक्टूबर 2019 की बात है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारे भारत में वर्तमान में कितना है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। आगे आते हैं, आगे क्या है आपका, आगे है दोस्तों 1954 की बात है। 1954 में बताते हैं फ्रांस, जो क्या थी, एक यूरोपीय कंपनी थी। भारत आने वाली सबसे जो आखिरी कंपनी थी वो फ्रांस ही थी दोस्तों। तो फ्रांस जब अंग्रेज चल जाते हैं, इनके जाने के बाद ही फ्रांसीसी क्या होता है, अपने उपनिवेश पर अपना अधिकार जमाए हुए थे दोस्तों। उसमें कौन था, पांडिचेरी जो देख रहे हैं, पुडुचेरी, ये पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर के करिकल जो है, इसमें क्या था, इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था दोस्तों। तो ये भी क्या करते हैं, फ्रांसीसी 1954 में भारत सरकार को ये सब सौंप करके अपना ये वापस फ्रांस चल जाते हैं दोस्तों। फिर 1961 की बात है दोस्तों। 1961 में पुर्तगाली के बारे में याद रखिएगा। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी थे और आखिरी जाने वाले यूरोपीय कंपनी थे। कौन, पुर्तगाली। तो इनके अधिकार क्षेत्र में कौन सा था, गोवा, दमन दीव जो देख रहे हैं, ये क्या था, ये अपना उपनिवेश बनाए हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करती है भारत सरकार, ऑपरेशन विजय चलाती है। ऑपरेशन विजय चलाती है कब, 1961 में। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या करती है भारत सरकार, गोवा, दमन दीव को पुर्तगालियों के चंगुल से क्या करती है, मुक्त कराती है और इसे भारतीय संघ में क्या करते हैं दोस्तों, मिला लेती है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा। सबसे आखिरी यूरोपीय कंपनी थी वो आपका पुर्तगाली थी, भारतीय भारत छोड़कर जाने वाली। आगे आते दोस्तों, बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय परिषद की। किसके बारे में बात करेंगे, क्षेत्रीय परिषद। अब क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, तो इसका गठन के बारे में बात करें तो ये 1956 में होता है दोस्तों। इसका गठन क्षेत्रीय परिषद का कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। अभी वर्तमान में बात करें तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। 5 क्या है, क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। जो गृह मंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन तो एक साल में क्या होता है, ये इनका चेंजिंग होते रहता है दोस्तों। ये आप समझ गए। अगर हम बात करें अभी क्षेत्रीय परिषद के बारे में, कौन कौन क्षेत्रीय परिषद है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन 5 क्षेत्रीय परिषद है वो देख लीजिए। पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर भारत में चले आइए। मध्यवर्ती भारत में आइएगा तो मध्यवर्ती परिषद। दक्षिण में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। पूर्व में जाएगा तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। आप पश्चिम में आइएगा तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर में आपका याद रहेगा दिल्ली, उत्तर में दिल्ली है यही। मध्यवर्ती में आपका इलाहाबाद, यूपी की बात कर रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आएगा तो चेन्नई आपका आ जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में तो कोलकाता आ जाएगा। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपको याद रहेगा। अगर पूर्वोत्तर परिषद की बात कर लें, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम पे जानते हैं, तो 7 सिस्टर का गठन होता है दोस्तों 1972 में। जो पूर्वोत्तर परिषद होता है इसका गठन 1972 में होता है। 7 सिस्टर में आपको सिक्किम को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के वो सभी आते हैं, जिसमें असम आ गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये जितना देख रहे हैं आप 7 राज्य, ये सभी क्या आते हैं, पूर्वोत्तर परिषद के नाम से जाने जाते हैं, जिसका गठन 1972 में हुआ था। एक नोट याद रखिएगा, 1994 में पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को 8वां सदस्य बना दिया गया था। 8वें सदस्य के रूप में क्या किया, इसको शामिल किया गया था दोस्तों। पूर्वोत्तर परिषद में याद रखिएगा तो ये आप जो देख रहे हैं भारत, ये पूर्वोत्तर भारत यही आपका है। ये जो देख रहे हैं यही क्या है आपका है, इसी को हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय हो गया, ये आपका असम हो गया। सिक्किम दोस्तों आपका यहाँ है। सिक्किम क्या है, ये यहाँ है। 7 सिस्टर से इसको अलग कर दिया गया था, किंतु इसको 1994 में क्या किया था, शामिल कर दिया गया था। लेकिन 7 सिस्टर के बाद में पूछे तो आप यही 7 का नाम याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको भारत का नक्शा दे दिए थे, जिसको आप देख सकते हैं कौन कौन सा, ये आपका पॉलिटिकल मैप है, देख सकते हैं कौन कौन सा राज्य कहाँ है। जो बताया थे महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में जो बना था, देखिए यही है। उत्तरी भाग है ये, दक्षिणी भाग। पंजाब हरियाणा देख लिए थे आप, नागालैंड देख लिए कैसे बना था, इससे कट करके असम से कट कर बना नागालैंड। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और कुछ त्रुटि रही तो हमें संशोधन करने के लिए बताइएगा। भाग शुरू हो गया दोस्तों। अब इससे जो भी प्रश्न बनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सभी को हम क्या करेंगे, बारी बारी को दोस्तों देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।